नमस्कार, एएनबी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले सभी दर्शकों से हमारी अपील, अगर आपको खुद में या अपने परिवार के किसी सदस्य में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। तुरंत कोरोना वायरस की जांच कराएं, क्योंकि देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़ने का एक कारण ये भी है। इसलिए अगर किसी में कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं तो जल्द ही जांच कराएं। एएनबी न्यूज़ आपसे ये बार बार अपील कर रहा है, वायरस को जड़ से खत्म करने में आप भी अपना योगदान दें। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के नेहमा इलाके में आतंकियों ने सीआरपीएफ कैंप पर हमला कर दिया। इस हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान घायल हो गए। इससे पहले आज दिन में भी बारामूला जिले के क्रेरी इलाके में सीआरपीएफ नाका पार्टी पर आतंकियों ने हमला कर दिया था, जिसमें अब तक 4 जवान शहीद हो चुके हैं, जबकि 2 आतंकी भी मारे जा चुके हैं। और एक ही दिन में सीआरपीएफ कैंप पर 2 हमले होने के बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया है और आतंकियों की तलाश की जा रही है। आतंकियों ने कुलगाम के 18 सीआरपीएफ के नेहामा में फायरिंग शुरू कर दी और इस हमले में एक सब इंस्पेक्टर गार्ड कमांडर जो कि मेन गेट पर खड़ा हुआ था, उसके घुटने में चोट आई है और उसकी हालत खतरे से बाहर है। फिलहाल पूरे इलाके को घेर लिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि हमारी मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम 1.9 के करीब है और रिकवरी रेट 72.65 के करीब है। जिस तरह से हम प्रतिदिन अपनी स्वास्थ्य सेवाओं की क्षमता बढ़ा रहे हैं, हमें विश्वास है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को हम जल्द सफलता के अंजाम तक पहुंचा सकेंगे। सारे दुनिया के मुकाबले हमारा पहले दिन से ये लक्ष्य रहा है कि जल्दी से जल्दी मरीज का कोरोना के डिटेक्शन होना चाहिए, जल्दी से उसका इलाज शुरू होना चाहिए, जल्दी से उसको आइसोलेट करके क्वारंटाइन में, होम क्वारंटाइन में या होम आइसोलेशन में या अस्पताल में ट्रीटमेंट होना चाहिए। इसलिए दुनिया में सबसे कम हमारा जो फैटेलिटी रेट है शायद 1.9 के करीब हो गया, 1.9, और रिकवरी रेट 72.65 के करीब हो गया है, 72.65% हो गया है। और सारे दुनिया के अंदर पर मिलियन केसेस, पर मिलियन डेथ्स, पर मिलियन टेस्ट, ये सारी जो संख्या है इसके अंदर हम बाकी दुनिया से बहुत बेहतर हो गए हैं। जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन हम हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ की क्षमता को बढ़ा रहे हैं, अपनी लैब की टेस्टिंग फैसिलिटीज़ की क्षमता को बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से एक दिन में 8-8 लाख से ज़्यादा टेस्ट भारत में हो रहे हैं और जल्दी से जल्दी हम केसेस को डिटेक्ट कर पा रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है इसको हम बहुत जल्दी सफलता के अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। मुझे इसमें कोई ज़रा भी शक नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्विटर पर सियासी बवाल मचा हुआ है, जिसे लेकर के कांग्रेस से सांसद अखिलेश प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। राहुल जी जो कह रहे हैं वो पूर्णतः सच बात कह रहे हैं और इसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को देखना चाहिए। इस इशू को जेपीसी बना के जांच कराई जानी चाहिए, तब सच सामने आए। ग्लोबली क्या करते हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो इंडिया में हो रहा है, अगर उनकी बात में सच्चाई है, उनके एक्सप्लेनेशन में कोई दम है, तो उसको जेपीसी को के जांच से तो किसी को नहीं भागना चाहिए। और जेपीसी में तो सभी पार्टी के लोग रहेंगे, ऐसा तो है नहीं कि केवल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी से लेके दूसरे छोटे दलों के लोग भी रहेंगे। नहीं, अब ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि लगातार इस तरह का हम लोगों का जवान हताहत हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं। 370 जब ख़त्म किया था सरकार ने तो यही कहा था कि नहीं, अब इस तरह की वारदात में कमी आएगी और आतंकवादी गतिविधियां समाप्त होंगी, लेकिन दुर्भाग्य से हर रोज़ यही सुनने को मिलता है। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना के 26 लाख मामले सामने आ चुके हैं, जिसे लेकर के डॉक्टरों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
जितना भी हम कोशिश कर रहे हैं केसेस फिर भी बढ़ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ तो कोशिश हमारे कमी है या फिर जो हम लोग हैं हम प्रॉपर से उसको पालन नहीं करें जो रूल्स है। क्योंकि रोज़ अगर 50,000 के करीब न्यू केसेस आएंगे और अगर 800-900 केसेस की डेथ हो जाएगी तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हम तीसरे नंबर पे मेंटेन कर रहे हैं, यूएस, ब्राज़ील और इंडिया अगर नंबर ऑफ केसेस देखे जाएं, और 26 लाख को पार कर गए हैं जो कि बहुत ह्यूज नंबर है। कहने को कह सकते हैं जी सिर्फ 19 लाख तो हमारे रिकवर भी हो गए या डिस्चार्ज हो गए और सिर्फ 6 लाख एक्टिव केसेस है, लेकिन फिर भी इट्स अ ह्यूज नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। और हमारे को अपनी प्रिकॉशंस रखनी पड़ेगी क्योंकि कोविड ओवर नहीं हुआ है। अगर लॉकडाउन में अगर ढील दी गई है तो लोग सोचते हैं कि कोविड ओवर हो गया है। आप सड़क पे जाएं, लोग ऐसे घूम रहे हैं जैसे कोविड है ही नहीं है, था ही नहीं। कोई फेस्टिवल सीजन गया है, राखी और बकरीद गई है और अभी फिर आगे और कुछ हमारे आ रहे हैं त्यौहार वगैरह, तो उसको प्लीज़ मेंटेन कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि अभी मनाना ही मनाना है, अपने घर से भी मना सकते हैं, तो इसलिए प्लीज़ कंट्रोल कीजिए अपने आप को। देखिए ऐसा है कि ये तो हमें पहले से ऐसा लगता ही था कि जो अभी त्यौहार का सीज़न है, त्यौहार आएंगे तो उसमें नंबर कुछ तो जंप करेंगे ही, बट हमारी तरफ से रोकथाम की तैयारी होनी चाहिए थी क्योंकि हमें चीज़ें पता था कि सोशल डिस्टेंसिंग जो चीज़ हम फॉलो करते आ रहे हैं इतने महीनों से, उसमें कहीं ना कहीं ब्रीच हो गई होगा। जब आपस में लोग संबंधित आपस में मिलते हैं तो वो कहीं ना कहीं ब्रीच होती है चीज़, तो उसका आंकड़ा पे आपको सीधा प्रभाव दिखा है क्योंकि नंबर बड़े हैं। बट हाँ, उसी तरफ हम एक चीज़ और कह सकते हैं कि जो जिस तरह से पहले बीमारी आगे बढ़ी थी, मतलब उसमें काफ़ी क्रिटिकल पेशेंट ज़्यादा थे, अब वो चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो रही है। हो सकता है कि हमारे अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, शायद उस रीज़न से भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं लोग भी काफी कैजुअल हो गए हैं कि ये ठीक हो जा रहा है, जैसे कि ठीक होने के केसेस ज्यादा हैं, तो उसको लेकर भी लोग कैजुअल हो जा रहे हैं कि कोई मतलब ऐसी दिक्कत की बात नहीं देखिए, है। आपका कहना बिल्कुल सही है क्योंकि ये चीज़ हमने अस्पताल में भी देखी है। पेशेंट जो हमारे पास पहले आते थे बहुत पैनिक आते थे, अब वो चीज़ नहीं हमें दिख रही। अगर हमें लगता भी है पेशेंट को, हम एडवाइस भी करते हैं कि उसको अस्पताल की ज़रूरत है, हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। पेशेंट का एक रवैया होता है कि सर देख लेते हैं 2-4 दिन घर में, अगर ठीक होगा तो हम घर में कंटिन्यू कर लेंगे, नहीं तो हम अस्पताल आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो कैजुअल अप्रोच थोड़ी सी पेशेंट्स में। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कोरोना वायरस को हराकर पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। अर्जुन राम मेघवाल 8 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया था और केंद्रीय मंत्री ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने और एम्स में भर्ती होने की पुष्टि उन्होंने की थी। जनता पार्टी लीड रोल में रही। इसके साथ ही उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों को अपना ध्यान रखने को भी कहा था और मेघवाल ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था कि कोरोना के शुरुआती लक्षण आने पर मैंने टेस्ट करवाया और पहली जांच नेगेटिव आने के बाद दूसरी जांच पॉजिटिव पाई गई। मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन चिकित्सकीय सलाह पर एम्स में भर्ती हूं और मेरा निवेदन है कि जो लोग कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं कृपया वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लेकिन अब अर्जुन राम मेघवाल पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, उन्हें एम्स से छुट्टी मिल चुकी है। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान अपनी तुर्की यात्रा के मद्देनजर इन दिनों सुर्खियों में हैं और तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में उन्होंने वहां की प्रथम महिला एमिन एर्दोगन से मुलाकात की है, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर आमिर को ट्रोल किया जा रहा है। आमिर से मुलाकात पर एमिन ने खुद ट्वीट कर लिखा है कि दुनिया के जाने माने भारतीय अभिनेता, फिल्मकार और निर्देशक आमिर खान से इस्तांबुल में मिलना अच्छा रहा। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि आमिर अपनी आगामी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग तुर्की के कुछ हिस्सों में करना चाहते हैं। और इस बीच भारत में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि एर्दोगन खलीफा बनने के इस मिशन पर हैं और वो हमेशा ही भारत विरोधी रहे हैं और तुर्की भारत में अतिवाद फैलाने के लिए भारत में फंडिंग करता है। उन्होंने कहा है कि तुर्की भारत के लिए बड़ा अदृश्य खतरा है और साथ ही एर्दोगन और उनके किसी भी सहयोगी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ऐसा भी उन्होंने कहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए कहा था कि एलओसी से एलएसी तक भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वालों को सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। पीएम का इशारा चीन और पाकिस्तान की तरफ था। वहीं प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद से चीन ने अपने तेवर अब नरम कर लिए हैं और सुलह की बात करने लगा है। चीन ने सोमवार को कहा है कि वो आपसी राजनीतिक भरोसा बढ़ाने, अपने मतभेदों को उचित तरीके से सुलझाने और द्विपक्षीय संबंधों की रक्षा के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लेजियान ने नियमित संवाददाता सम्मेलन में ये टिप्पणी की है और पश्चिम मीडिया के एक पत्रकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर चीन की प्रतिक्रिया मांगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय सैनिकों ने देश की संप्रभुता को चुनौती देने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। असम के बागजान स्थित ऑयल इंडिया के तेल कुएं से निकलने वाली आग की लपटों को नियंत्रित करने के लिए विशेषज्ञों की टीम ने बीओपी को सफलतापूर्वक इंस्टॉल किया गया और एक स्थानीय ने यह कहा है कि सरकार से निवेदन है कि वो अपने किए हुए वादों को तुरंत पूरा करे और बता दें कि ये तेल का कुआं ऑयल इंडिया लिमिटेड का है। इसमें लीकेज को लेकर के पहले ही रिपोर्ट की गई थी और जिसके लिए एक 3 सदस्यों वाली एक्सपर्ट की टीम को सिंगापुर से बुलाया गया था। कंपनी ने बताया कि एक्सपर्ट्स की टीम ने शुरुआती चर्चा के बाद सबसे पहले डिजास्टर कंट्रोल को अलर्ट करने को कहा है और बगजान स्थित तेल कुएं में विस्फोट तब हुआ जब यहां पिछले 1 महीने से भी ज़्यादा वक्त से लगी हुई आग को बुझाने की कोशिश हो रही थी। बिहार में एक बार फिर से कोरोना लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इस बार 6 सितंबर तक के लिए इसको बढ़ाया गया है और उच्च स्तरीय बैठक के बाद गृह विभाग ने आदेश जारी किया है। इसमें कोरोना की रोकथाम के लिए 30 जुलाई को जारी किया गया आदेश को ही प्रभावी किया है और पिछला जो आदेश 16 अगस्त तक के लिए जारी किया गया था उसके तहत बिहार में धार्मिक स्थलों को बंद रखा गया है। किसी भी तरह के भीड़ भाड़ वाले धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक आयोजनों पर रोक है। बस सेवाओं पर लगी पाबंदी को बरकरार रखा गया है। हालांकि आदेश में कुछ छूट भी दी गई हैं और इसके तहत व्यावसायिक और निजी प्रतिष्ठानों को खोलने की इजाज़त दी गई है। दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या भी 33 से बढ़ाकर के 50% कर दी गई है। पार्क, जिम और शिक्षण संस्थानों को पहले की तरह ही बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। हरियाणा के वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यह कहा है कि राज्य में आगामी 3 सालों में कुल वन और वृक्षों के तहत क्षेत्र को 7% से बढ़ाकर के 20% तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर राज्य के 1100 गांवों में कोविड वाटिका स्थापित की जाएगी और लगातार हर साल इतने ही गांवों को पौधारोपण के तहत लिया जाएगा। इस साल के वन महोत्सव के दौरान 1 करोड़ 30 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लगभग 80% लक्ष्य को पूरा भी कर लिया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बुलाई गई सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वन मंत्रियों की बैठक में कंवरपाल हरियाणा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। हरियाणा विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक की गई और बैठक के बारे में जानकारी देते हुए स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि 26 अगस्त से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा और कोरोना महामारी के बीच हो रहे इस विधानसभा सत्र के दौरान सभी विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, विधानसभा स्पीकर और पूरा स्टाफ, पुलिसकर्मी या अधिकारी जो भी इस विधानसभा परिसर में प्रवेश करेगा उसे कोविड-19 का टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा और विधानसभा सत्र से 3 दिन पहले की नेगेटिव रिपोर्ट विधानसभा में दिखानी होगी, तभी विधानसभा में प्रवेश हो पाएगा। और एक कैंप इसके लिए लगाया जाएगा जिसमें कर्मचारियों का टेस्ट होगा। विधायक अपने अपने जिले में टेस्ट करवाएंगे।
26 अगस्त से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और ऐसे में कोविड-19 की महामारी के दौरान जब सत्र होगा तो काफ़ी एहतियात रखने की ज़रूरत है। इसी वजह से विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं और एक बैठक में आज फैसला लिया गया कि जो भी अधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री या फिर सीधे तौर पर हम विधानसभा अध्यक्ष की खुद की बात करें तो अपना कोविड-19 का टेस्ट करवाएंगे। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही उस व्यक्ति की विधानसभा के अंदर एंट्री होगी। ज्ञानचंद गुप्ता हमारे साथ है, बातचीत कर लेते हैं। सर, काफ़ी एहतियात रखने की ज़रूरत है क्योंकि महामारी के दौरान ये सत्र होता हुआ नज़र आ रहा है। क्या कुछ एहतियात बरती जा रही है इस बार ताकि जो कोविड-19 की महामारी है उससे निपटा भी जा सके और साथ साथ सत्र की कार्रवाई जो है वो सुचारू ढंग से चलाई भी जा सके? बिल्कुल सही आपने कहा कि ये कोरोना काल के अंदर इस प्रकार का जो सत्र है, जो विधानसभा का सत्र करना एक चैलेंजिंग जॉब है और मुझे लगता है कि हम सब अपने साथियों के सहयोग से, अपने सभी विधायकों के सहयोग से इस चैलेंज को अपना पूरा करने में हम सफल होंगे। जो इसको लेकर के कोरोना के इस प्रकोप को दृष्टि से, क्योंकि आज मैं समझता हूं कि कोरोना का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसके लिए जो WHO की गाइडलाइंस है या जो MHA की गाइडलाइंस हैं उनका पालन करना अति आवश्यक है। तो उसी दृष्टि से हमने तय किया है कि आने वाले सत्र से 3 दिन पहले तक सभी हमारे विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, स्पीकर, सभी लोग अपना कोरोना नेगेटिव का टेस्ट करवा करके 3 दिन पहले तक का सर्टिफिकेट लेकर के ही विधानसभा में आएंगे। इसके अलावा जो हमारे विधानसभा के सभी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनका भी ये टेस्ट होगा और चाहे वो पुलिसकर्मी हैं, जो भी विधानसभा के इस अंदर एंटर करेगा वो कोविड-19 का टेस्ट करवा करके ही आएगा। फैसला ये भी लिया गया है कि विधानसभा के अंदर जो भी मटेरियल आएगा चाइनीज़ नहीं होगा, यानी सीधे तौर पर हरियाणा विधानसभा चाइनीज़ सामान का बहिष्कार करती नजर आएगी आज से ही। हाँ बिल्कुल, देखिए हमने पहले भी कहा था और आज भी कहा है कि जो भी सामान हमने परचेज करना है वो चाइनीज़ नहीं होना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें ज़्यादा कीमत भी देनी पड़े, हम स्वदेशी को, लोकल को प्रेफरेंस देंगे। सर, सिटिंग अरेंजमेंट किस तरह का रहने वाला है? क्या दर्शक दीर्घा इस बार होगी या फिर मंत्रियों के साथ जो स्टाफ आता है क्या उसके लिए भी कोई विशेष? सभी अपने विधायकों को कहा है कि अपने स्टाफ को लेकर के बिल्कुल ना आए, क्योंकि स्टाफ की एंट्री हमने परमिट नहीं की है। केवल मंत्री के साथ उनका एक जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं वो विधानसभा के अंदर आ सकेंगे, ताकि हमारा मकसद ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, विधानसभा हॉल के अंदर कम से कम रश हो और संक्रमण का जो खतरा है वो टला रहे। जहाँ तक सिटिंग अरेंजमेंट का बात है, दर्शक दीर्घा में अब की बार दर्शक नहीं आएंगे, उनके स्थान पर हमने अपने सम्माननीय विधायकों को बैठने का अरेंजमेंट किया है ताकि वो अच्छे ढंग से इस चर्चा में भाग ले सकें। बिल्कुल, कि सीधे तौर पर यहाँ पर इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं कि लोग जो हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे विधायकों की बात करें, चाहे मंत्रियों की बात करें या फिर चाहे हम बात करें जो यहाँ पर कर्मी आ रहे हैं उनकी बात करें, वो सुरक्षित रह सके। और जिस तरह से आप देख भी सकते हैं कि किस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग होगी, एक सीट के ऊपर व्यक्ति बैठेगा, जो दूसरी सीट है वो खाली रहेगी, जो सीट खाली रहेगी वहाँ पर स्टिकर लगाया जा रहा है कि यहाँ पर बैठना मना है। इस तरह की यहाँ पर एहतियात जो है वो कहीं ना कहीं विधानसभा बरतती हुई नज़र आ रही है ताकि महामारी के दौरान सरकार का कामकाज जो है वो भी सही ढंग से चल सके। जनता के सरोकार से मुद्दे जो जुड़े हुए जो विधायक उठाते हैं वो भी विधायक सही ढंग से उठा सकें और सीधे तौर पर जो ये कोरोना की महामारी है इससे भी निपटा जा सके। कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ विनीत कपूर, ANB न्यूज़, चंडीगढ़। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित शांति निकेतन विश्व भारती यूनिवर्सिटी में बवाल चल रहा है। एक मेला ग्राउंड के समीप दीवार निर्माण का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कई ऐतिहासिक ढांचे तोड़ दिए, जबकि निर्माण स्थल पर ईंट और सीमेंट को उठा करके फेंक दिया गया। असल में विश्व भारती यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पिछले सप्ताह एक दीवार का निर्माण शुरू कराया था, जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। इस दीवार का निर्माण एक मेला ग्राउंड के समीप कराया जा रहा है, जिसके विरोध में स्थानीय लोगों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रदर्शन किया और यहां तक कि प्रदर्शनकारियों ने कई ऐतिहासिक ढांचों को भी तोड़ दिया। यूनिवर्सिटी परिसर में
3000 से अधिक स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए, जिन्होंने कई ऐतिहासिक ढांचों को तोड़ा है और दीवार के निर्माण के लिए रखे ईंट और सीमेंट को भी उठा करके वहां से फेंक दिया गया। हरियाणा के करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जब भी आते हैं तो यहां के लोगों के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत करके जाते हैं। आज भी मनोहर लाल ने करनाल के लोगों के लिए विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास किए। उन्होंने कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया और साथ ही प्लाज्मा देने वाले लोगों को सम्मानित भी किया। वहीं करनाल मेरठ रोड का शिलान्यास भी सीएम ने किया और इसको तैयार होने में करीब 15 महीने का वक्त लगेगा और तकरीबन 105 करोड़ की लागत आएगी। आज यहाँ के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में प्रदेश के चौथे प्लाज्मा बैंक की स्थापना की गई है। इससे पहले 3 पंचकुला, रोहतक और फरीदाबाद ऐसे 3 प्लाज्मा बैंक खुल चुके हैं। ये चौथा आज प्लाज्मा बैंक है। मुझे नाज है उन सेनानियों पर एक प्रकार से जो प्लाज्मा को जीत चुके हैं, इसको कोरोना को जीत चुके हैं, कोरोना को जो विजेता हैं, उनसे अपील की गई है, मैंने भी की है कि लगभग इस समय 30,000 से लोग ऐसे हैं जो हरियाणा में रिकवर हो चुके हैं। उनसे अपील की है कि जो स्वस्थ लोग हैं, 10 वर्षीय आयु से ऊपर और 60 साल से नीचे, ऐसे लोग रिकवर होने के बाद और अपनी मेडिकल जांच कराने के बाद प्लाज्मा दान करें। प्लाज्मा दान किसी के भी कोरोना से पीड़ित व्यक्ति की जान बचाने के लिए बहुत सर्वोत्तम ऐसा ही उपाय निकला है। भारत को अस्थिर करने के लिए पाकिस्तान अब नई साजिशें रच रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ करवाने के लिए पाकिस्तान चीन से ज़रूरी साजो सामान और हथियार की खरीदारी कर रहा है ताकि भारतीय सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जा सके। सुरक्षा एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने इन जिहादियों के लिए सामानों की एक लंबी लिस्ट बनाई है जो वो चीन से खरीदने वाला है। सूत्रों के मुताबिक इस लिस्ट की कई बड़ी डील चीनी सेना के कुछ अधिकारियों के पाकिस्तान दौरे के समय फाइनल हो सकती है और सूत्रों की माने तो चीन पाकिस्तान को भारी संख्या में वो सारा सामान दे रहा है जिसको पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंक फैलाने में इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान चीन से करीब 3000 से 4000 मिलिट्री कॉम्बैट बैलिस्टिक बुलेट प्रूफ जैकेट खरीद रहा है। सूत्रों की माने तो इन चाइनीज बुलेट प्रूफ जैकेट का इस्तेमाल पाक आर्मी अपनी मुजाहिदीन बटालियन के लिए करेगी और पाकिस्तानी सेना जैश और लश्कर के आतंकियों को एलओसी पर घुसपैठ के समय मदद देती है। चीन से पाकिस्तान बैलून बॉर्न स्पाई रडार भी खरीद रहा है। पाकिस्तान इसे एलओसी के करीबी इलाकों में तैनात करेगा और खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंकी घुसपैठ के लिए इन रडार के जरिए सीमा पर पाकिस्तानी आर्मी भारतीय सुरक्षा बलों की गतिविधियों पर नजर रख सकेगी। एक्टिविस्ट डॉक्टर नूतन ठाकुर ने 9 और 10 अगस्त 2020 की रात पुलिस तिवारी की लखनऊ पुलिस से हुई कथित मुठभेड़ को गलत बताते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से इस संबंध में जांच की मांग की है और लखनऊ पुलिस ने यह दावा किया है कि आशियाना थाना क्षेत्र में देर रात हुई मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश पुलिस तिवारी को गिरफ्तार किया गया, जिसके दाहिने पैर में गोली लगी है। और पुलिस के अनुसार आशियाना पुलिस जोन 8 दफ्तर के पास चेकिंग कर रही थी, जहां पर आरोपी तिवारी बिना नंबर प्लेट की काले रंग की बाइक पर आया और पीछा करने पर गोली चला दी। नूतन के अनुसार पुलिस की मां मंजुला तिवारी ने उन्हें बताया है कि पुलिस वाले उनके घर आए और वो पुलिस को अपने साथ ले गए और इसके अलावा पुलिस के परिवार वालों के पास उसे ले जाते समय के सीसीटीवी रिकॉर्डिंग फुटेज भी हैं। इसके विपरीत पुलिस ने उसी रात पुलिस को भागता हुआ दिखाकर उसके पैर में गोली मारी। मानसून की बेरुखी से राजधानी दिल्ली के साथ एनसीआर के शहर फिर से बारिश के लिए तरसने लगे हैं। ऐसे में उमस भी पड़ने लगी थी, लेकिन अब दिल्ली वासियों को एक बार फिर से राहत मिल गई है और दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग की माने तो अभी
2 दिन और ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी और इसके बाद फिर अच्छी बारिश होने के आसार हैं। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 36 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं और मौसम विभाग ने मंगलवार को भी ऐसा ही मौसम बने रहने का अनुमान जताया है। इसके अलावा आगामी 19 से 21 अगस्त के बीच हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने का अनुमान है और इससे तापमान भी कुछ कम हो सकता है। हमारे देश भारत में आधुनिकता की बात तो की जाती है, लेकिन अभी भी जिला मुख्यालय पर अंधविश्वासों के नाम पर पशुओं की बलि दी जा रही है। जानकारी के अनुसार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के कई क्षेत्रों में अभी भी आधुनिक युग में भी अंधविश्वास पर पूरी तरह से चरम पर है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण विजयपुर थाना क्षेत्र में देखने को मिला है। विजयपुर थाना क्षेत्र के पंचुडल गांव में बरसात के नाम पर गांव के बाहर जंगल में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में एक पशु के बलि देने का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने इस वीडियो की जांच की तो ये घटना सही पाई गई और विजयपुर थाना पुलिस ने बलि देने के मामले में 10 लोगों को नामजद किया है। पहाड़ों की रानी मसूरी के अपेक्षा पैलेस स्थित एक होटल में पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान के कोरोना महामारी के कारण निधन पर टिहरी गढ़वाल की क्रीड़ा भारती के सदस्यों की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि खेल जगत में उनकी अविस्मरणीय भूमिका रही है और सन 1981 में उनको खेल के प्रति योगदान को देखते हुए अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया था। क्रीड़ा भारती जनपद टिहरी के महामंत्री संदीप खन्ना ने यह बताया है कि कोरोना महामारी के चलते उनके अकस्मात निधन से सभी लोग बड़े आहत हैं। बहुत भावुक है कि आज हमारे राष्ट्रीय क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जो हमारा मार्गदर्शक कर रहे थे, पूर्व में हमारे हिंदुस्तान क्रिकेट जगत की शान रही, पूर्व में सांसद रहे, वर्तमान में खेल मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो आज हमारे बीच में नहीं है। इस कोरोना महामारी के चलते कल उन्होंने अंतिम सांस ली, जिनको हम भावनापूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए आज यहाँ पे मसूरी में एकत्रित हुए हैं। हमारे दिलों में पहले भी राज करते थे, आगे भी वो हमेशा राज करेंगे। हम उनको बहुत। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग नूहू ने चेतनालय एनजीओ के संयुक्त प्रयासों से 40 मोबिलाइजर और 16 क्लस्टर कोऑर्डिनेटर की भर्ती की जा रही है, जिसके लिए जिले भर से करीब 750 से अधिक लोगों ने आवेदन किए हैं और क्लस्टर कोऑर्डिनेटर के लिए स्नातक योग्यता की शर्त रखी गई है और मोबिलाइजर मित्र के लिए 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का यह मानना है कि लोगों के भर्ती होने के बाद कोरोना से निपटने के अलावा स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ये कर्मचारी अहम भूमिका निभाएंगे। इसमें करीब 750 लोगों ने अप्लाई किया है और उनमें से करीब 300 जो हैं इसमें छठे हैं, करीब 300 लोग जो एग्ज़ाम देने आ रहे हैं। इसमें जो पहले हमारे मोबिलाइज़र मित्र लगे थे उनके द्वारा अगर सब पूछें हम पीएससी और सीएससी के अधिकारियों से तो बहुत लाभ मिला। कोरोना में उन्होंने घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया। आपको भी पता है कि हमारे यहाँ 0 केस हो गए थे, बीच में ईद से पहले 0 केस हो गए थे और अभी भी केसों की रफ्तार काफ़ी कम है। तो केवल इनका ही नहीं, ये तो एक हिस्सा है
मतलब 100 हिस्सा कहे तो उसमें ये 2-5% का हिस्सा है। बाकी भी स्वास्थ्य विभाग की टीम है, हमारी आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर और बाकी सही, तो हम इनको श्रेय नहीं दे सकते, लेकिन इनका भी काफ़ी योगदान रहा है सारी टीम के साथ। कोरोना काल के अलावा जैसे सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की में टीकाकरण और जो चाइल्ड हेल्थ है, बच्चों से रिलेटेड जो सुविधाएं हैं, वो सब सुविधाओं में मदद करेंगे। पहले इनको केवल टीकाकरण के लिए लिया था, लेकिन अब हमने इनका दायरा बढ़ा दिया है। अब जो हमारी टीम होगी, ये टीकाकरण के अलावा जो भी बच्चों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करते हैं। बेशक अभी हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर के काफ़ी वक्त बचा हो, लेकिन सूबे की सियासत में एक नए राजनीतिक दल की आहट सुनाई देने लगी है। पूर्व सांसद और बीजेपी सरकार में मंत्री रह चुके राजन सुशांत ने जयराम सरकार को चेतावनी दे दी है कि अगर उनके द्वारा कर्मचारियों और पेंशनरों की मांग पर जल्द ही विचार नहीं किया गया तो वो धर्मशाला में 5 सितंबर को 2 घंटे का सांकेतिक धरना देकर प्रदेश में एक नए आंदोलन की शुरुआत करेंगे। राजन सुशांत ने विधायकों को मिलने वाली पेंशन के बहाने सरकार पर हमला बोला है। साथ ही राजन सुशांत ने हिमाचल प्रदेश में थर्ड फ्रंट यानी कि नया क्षेत्रीय दल बनाने का ऐलान भी कर दिया है, जिसकी शुरुआत आने वाले नवरात्रों में करने की बात उन्होंने कही है। ठाकर जी के कान पर जूं भी नहीं रहेंगी। या तो इस मसले की गंभीरता को समझ नहीं पा रहे हैं, या उनके बस के बाहर है इस मसले को समझना। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए जब से लॉकडाउन लगा है, तब से लोग एक तो कोरोना जैसे खतरनाक महामारी की दहशत के चलते अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं, वहीं काम धंधे बंद होने से गरीबी, भुखमरी जैसी समस्या भी पैदा हो गई है, जिसके बाद से ही विभिन्न संगठनों और अभिभावकों द्वारा निजी स्कूल की फीस माफ़ करने की मांग भी लगातार उठ रही है। इसी कड़ी में उधम सिंह नगर के शक्ति फार्म के एक निजी स्कूल ने कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के सभी छात्रों की फीस माफ़ करने के साथ साथ ऑनलाइन क्लास निःशुल्क कराने का फैसला लेकर इंसानियत का परिचय दिया है। आर्थिक मंदी का जो हमारा गंभीर समस्या छाया हुआ है, रोजगार की संभावना कम है, उसको देखते हुए जो अभिभावक लोगों का एक विशेष मुद्दा था कि स्कूल के जो बच्चों का फीस है उसको माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि इस टाइम बच्चे के जो अभिभावक स्कूल फीस देने में असमर्थ हैं। तो उसी संदर्भ में आज एक अभिभावकों के साथ बैठक किया गया स्कूल में, अग्निकांत पब्लिक स्कूल में, और अंतिम निर्णय लिया गया है कि स्कूल का जो 1 से लेकर 8वीं तक का बच्चे हैं उन सभी का स्कूल का फीस माफ़ कर दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इस लॉकडाउन में उनको निःशुल्क ऑनलाइन क्लासेस दिया जाएगा, जिसका कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस प्रकार से अगर समस्त निजी स्कूल ऐसे समाज के लिए ऐसे निर्णय लेंगे, बहुत ही देश के लिए एक उन्नतशील कार्य होगा। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि प्रत्येक स्कूल का फीस माफ़ कर दिया जाए। कोरोना काल की महामारी के चलते समय रोज़गार गारंटी वगैरह कुछ हम इनकम हमारा असमर्थ है, हम किसी तरह परिवार का और बच्चों का गुजारा हमारा चल रहा है, जिस कारण हम प्रधानाचार्य के पास स्कूल फीस माफ हेतु प्रार्थना पत्र देने आए। ऋषिकेश में लॉयंस क्लब ऋषिकेश डिवाइन की महिलाओं ने महापौर अनीता ममगाई को ऋषिकेश का कोहिनूर नाम से प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया है। इस दौरान इनक्रेडिबल इंडिया थीम के आधार पर ऑनलाइन प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया, जिसमें अव्वल आने वाले प्रतिभागियों को मेयर ने पुरस्कार देकर के उनकी हौसला अफजाई की है। बता दें कि प्रतियोगिताओं में ऋषिकेश के एक संगीत विद्यालय सहित 7 स्कूलों के 150 बच्चों ने प्रतिभाग किया और सम्मान मिलने पर महापौर ने क्लब की महिलाओं का आभार व्यक्त किया है। वहीं नन्हे मुन्ने बच्चों के चेहरे भी पुरस्कार मिलने पर खिलखिलाते हुए नजर आए। और मुझे रानी लक्ष्मीबाई का प्ले करने के लिए सर्टिफिकेट मिला है और मैं डीएसबी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं क्लास 6 में हूँ। ऋषिकेश डिवाइन द्वारा आयोजित 15 अगस्त के उपलक्ष्य में जो एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें कि 7 इस शहर के जो अपने ऋषिकेश के 7 बड़े स्कूल हैं, उन 7 स्कूलों के बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया था। लगभग 150 बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया और सभी बच्चों ने बहुत अच्छा अपना हुनर दिखाया। बहुत अच्छे टैलेंटेड हमारे बच्चे हैं।
लेकिन एक निर्णायक जब भूमिका आती है तो उसमें एक निर्णय देना पड़ता है, पॉइंट से कोई आगे पीछे रह जाता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड एक अपनी एक प्रतियोगिता है, वो उसमें कुछ ना कुछ निकालना पड़ता है। राजस्थान के मारवाड़ जंक्शन और प्रखंड के सिरियरी थाना के फुलगा गांव में एक अनुसूचित जाति की 16 वर्षीय नाबालिग को घर से एक संप्रदाय के युवक द्वारा अगवा कर लिया गया, जिससे गांव में आक्रोश छाया हुआ है। और इस मामले के विरोध में सर्वजातीय समुदाय ने मुख्य बस स्टैंड पर आम सभा के बाद विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं सूचना मिलने पर सिरियरी थाना अधिकारी सुरेश सारण मौके पर पहुंचे। कल शर्मा नाम की लड़की है, उसके पिताजी ने एक एफआईआर दर्ज करवाई है कि मेरी लड़की को कोई एक मुसलमान लड़का उस्मान वो लेके चला गया है। तो उसकी एफआईआर दर्ज कर दी गई है और उसकी तलाश में जो हमने एक टीम को है जो पीछे जोधपुर की तरफ रवाना कर दिया है, जहाँ वो लड़का मजदूरी करता था। जल्द ही हम इस लड़की और लड़के को दस्तयाब कर। मथुरा में पुलिस ने हाईवे किनारे चौथी मंजिल में संचालित स्पा सेंटर के आड़ में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने दोपहर को छापा मारा तो स्पा सेंटर में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया और पुलिस ने स्पा सेंटर से 4 युवतियों और संचालक समेत 3 युवकों को भी गिरफ्तार किया है। शहर कोतवाली के कृष्णनगर पुलिस चौकी क्षेत्र में मोती मंजिल कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर यूनिसेक्स मयूर स्पा सेंटर है। ये 3 महीने से चल रहा था और पुलिस को सूचना मिली थी कि स्पा सेंटर में देह व्यापार का काम भी वहां पर चल रहा है। सूचना पर सीओ सिटी वरुण कुमार ने हाईवे पुलिस के साथ दोपहर करीब 1:30 बजे सेंटर पर छापा मारा। ये थाना क्षेत्र कोतवाली के कृष्णानगर चौकी क्षेत्र अंतर्गत हाईवे प्लाजा एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। इसमें एक यूनिसेक्स स्पा एक दुकान चल रही थी। उस पर काफ़ी दिनों से अवैध रूप से प्रोस्टिट्यूशन वेश्यावृत्ति की सूचना मिल रही थी। तो इस सूचना पे आज पुलिस थाना हाईवे की और थाना सदर बाजार की टीम के साथ हम लोगों ने छापा मारा। छापे के दौरान यहाँ कुल 3 लड़के और 2 लड़कियाँ यहाँ से हम लोगों को बरामद हुई हैं, जिसमें से जो 3 लड़के हैं उसमें एक इसका संचालक है, एक उसका सहयोगी है और एक ग्राहक है और बाकी 2 लड़कियाँ भी हम लोगों को मिली हैं। इन लोगों से और पूछताछ की जा रही है ताकि इनके पूरे गिरोह का भंडाफोड़ किया जा सके। कितने समय से चल रहा था, क्या सूचना मिली? अब ये बता रहे हैं कि पिछले 2-3 महीनों से ये लोग एक्टिव हुए हैं। अभी उनसे और गहनता से पूछताछ की जाएगी और जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है इसमें अमल में लाई जाएगी। सर, इसी बिल्डिंग में और भी ऐसे मसाज सेंटर चल रहे हैं ऐसे? इस पे और जैसे जैसे पुलिस को सूचना मिल रही है हम लोगों को अपने मुखबिरों के माध्यम से वैसे वैसे छापे की कार्रवाई की जाएगी। एक ब्यूटी पार्लर पे भी सूचना मिली थी तो वहाँ पे भी पुलिस टीम ने छापा मारा, लेकिन वहाँ पे ऐसी कोई अवैध गतिविधि हम लोगों को नहीं मिली। बाकी यहाँ स्पा पे मिली। थैंक यू। राजस्थान में सियासी संग्राम के बाद पीसीसी चीफ और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा करीब 36 दिन के बाद सोमवार को सीकर आए। डोटासरा जयपुर स्थित राजकीय आवास से रवाना होकर सीकर पहुंचे। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के अलावा विभिन्न संगठनों की ओर से उनका स्वागत किया गया। सीकर की सीमा पर भी कार्यकर्ताओं की ओर से सम्मान के कार्यक्रम हुए और डोटासरा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, जिसने निष्ठा और समर्पण भाव से कांग्रेस पार्टी में काम किया है, जिसका परिणाम है कि आज पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते कांग्रेस पार्टी के जो सिद्धांत, उसकी जो रीति नीति है, उसमें विश्वास करते हुए मैंने काम किया और बड़ी निष्ठा के साथ में, बड़ी ईमानदारी के साथ में बुजुर्गों को कदर करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए कार्यकर्ता के रूप में काम किया। तो निश्चित रूप से पार्टी आलाकमान ने, राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने और तमाम हमारे नेताओं ने इस बात का विचार किया कि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, निष्ठावान कार्यकर्ता है, उसको हम लोग ये तवज्जो दें और उसको ये जिम्मेदारी दें। मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ऐसे छोटे से छोटे कार्यकर्ता को जो निष्ठा के साथ अगर काम करता है तो उसको निश्चित रूप से इनाम देती है और बड़ा दायित्व भी देती है। SYL मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब दोनों को आपस में बातचीत कर इस मुद्दे को हल करने के लिए कहा था, जिसको लेकर के 3 सप्ताह का समय दिया गया था और केंद्र को इस मसले पर मध्यस्थता करनी थी, जिसको लेकर के कल हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे और इस पर हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री
अनिल विज ने कहा है कि हमारी तैयारी पूरी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में है। इसी के साथ फेसबुक को लेकर के छुड़े विवाद पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। साथ ही हरियाणा में चल रहे कोरोना वैक्सीन के ट्रायल पर भी उन्होंने बयान दिया है। हरियाणा तो पूरी तरह से तैयार है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में है। अब तो ये है कि बनानी कैसे, और उसके ऊपर हम तो यही उम्मीद करते हैं कि पंजाब उसमें सहयोग करे और SYL बने। राहुल गांधी हालांकि उन्होंने अपनी गेटअप काफ़ी चेंज की है ताकि मैच्योर दिखे, लेकिन बचकानी बातें करने से बाज नहीं आती। फेसबुक और ट्विटर पर उन्हीं का कब्जा होता है जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं, और जो फॉलोअर्स कोई जबरदस्ती तो बनाए नहीं जाते, तो लाइक करते हैं हिंदुस्तान के लोग, देश विदेश के लोग। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लाइक करते हैं, बीजेपी को लाइक करते हैं, इसलिए हमारे लाइक्स ज़्यादा हैं। लाइक्स ज़्यादा, जिसके लाइक्स ज़्यादा होंगे उसका मैसेज ज़्यादा दूर तक स्प्रेड होगा। इस तरह जो ह्यूमन ट्रायल है उसमें हरियाणा को भी करने का मौका मिला था। मुझे रोहतक में 80 जो सब्जेक्ट थे, यानी 80 लोगों पर वो ट्रायल करा, तो वो ट्रायल किया है और वो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। किसी प्रकार का कोई एडवर्स जो रिएक्शन देखने को नहीं मिला। देश भर के वन मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आज चर्चा हुई है। सोमवार को इसका आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की, जिसमें हिमाचल प्रदेश के वन मंत्री राकेश पठानिया ने भी भाग लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पठानिया ने कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लेकर के प्रदेश को 4 पॉइंट्स का एजेंडा मिला था, जिस पर हमने अपना पक्ष रखा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि भारत सरकार की ओर से एक स्कूल नर्सरी की योजना आई है, जिसमें बच्चा स्कूल में नर्सरी लगाए और जब पौधे तैयार हो जाएं तो बच्चा घर जा कर के उसे लगाए। इससे पर्यावरण में हर कोई अपना योगदान दे सकेगा। आज ऑल इंडिया फॉरेस्ट मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस थी। इसमें प्रकाश जावड़ेकर जी जो हमारे इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज और फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं, और MOS सुखोइया जी, और गुजरात के अब हमारे 2 मुख्यमंत्री थे, इसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, और सारे 30 फॉरेस्ट मिनिस्टर पूरे देश के इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसमें हमने भी पार्टिसिपेट किया। हमें 4 पॉइंट्स का एजेंडा जो भारत सरकार से मिला था उसके ऊपर हमने रिस्पॉन्ड किया है। इसमें एक नवग्रह नगर वन स्कीम जो है उसको लॉन्च करने के लिए कहा गया है। उसमें हम शिमला में भी काम कर रहे हैं, उसमें हमने अभी धर्मशाला और सुंदरनगर को भी ऐड किया है, और इसके तहत हम 2-2 करोड़ में हमें भारत सरकार से इसके लिए मिलेगा, जिसमें हम नवग्रह वाटिकाएँ लगाएंगे, इको पार्क्स बनाएंगे, वॉकिंग ट्रेल्स बनाएंगे और वहाँ पे फेंसिंग करेंगे, और शहर के बीच में जैसे धर्मशाला है इसके बीच में हम नया जंगल उगा सके उसके ऊपर हम प्रयास करेंगे। एक टारगेट फिक्स करके उसको हमने 1 साल में। हरियाणा के चरखी दादरी में मारी रसोई घर का सांसद धर्मवीर सिंह ने उद्घाटन किया और मोबाइल टिपर वाहन पर बनाई गई इस रसोई से लोगों को 50 रुपये में खाना मिलेगा और हर वर्ग के लोग इस रसोई से खाना खा सकते हैं। उद्घाटन के मौके पर भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर, उपायुक्त शिव कुमार और ADC अधिकारी भी मौजूद रहे। आपने देखा नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया रसोई, और इनका 50 रुपये का जो पैकेट है, तो सबसे अच्छी बात ये कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, काड़ा गांव का एक ग्रुप है जिसमें 12 महिलाएं हैं। मुझे उम्मीद है कि ये अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे। आज एक शुरुआत है, धीरे धीरे इसी प्रकार के खाने को दूसरे शहरों में, दूसरे ग्रुपों में फैला के अपनी न केवल सेवा भाव बल्कि अपना जीवन रोटी का भी प्रबंध कर पाए।
पंजाब में कोरोना का कहर लगातार जारी है। वहीं राज्य के फतेहगढ़ साहिब में कोरोना से सोमवार को 3 लोगों की मौत हो गई है। जिला फतेहगढ़ साहिब में मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है और कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में अब तक कोरोना से मृतकों की संख्या बढ़कर के 13 हो गई है और बता दें कि फतेहगढ़ साहिब में 630 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 169 एक्टिव केस हैं और 460 से ज़्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। पूरा देश कोरोना वायरस के प्रकोप से जूझ रहा है। वहीं ऐसे में हैदराबाद में कई नागरिक संगठन भी ज़रूरतमंद लोगों को अपना समर्थन देने में पीछे नहीं हैं, जो इस महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। या आवश्यक वस्तुओं को वितरित करने या एम्बुलेंस सेवाओं को प्रदान करने के माध्यम से हो या फिर वो जाति और समुदाय के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना अपना योगदान वो लोग दे रहे हैं। और इसी तरह के उदाहरण तेलंगाना के हैदराबाद शहर में देखे जा सकते हैं, जहां पर स्वैच्छिक संगठनों ने महामारी से लड़ने में एक अतिरिक्त मील चला गया है। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पुडुचेरी में आज कोरोना वायरस के 302 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 184 लोग कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं, जबकि 4 लोगों की वहां पर मौत भी हो चुकी है। वहीं पुडुचेरी में अब तक कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 8029 है, जिसमें से 4627 ठीक हो चुके हैं, जबकि 3288 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 144 लोगों की मौत भी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में 2 भाइयों के बीच जमीनी विवाद को लेकर के झगड़ा हो गया और एक भाई के बेटे ने दूसरे भाई के बेटे को गोली मार दी। घायल हुए युवक को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां से हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल में उसे रेफर कर दिया गया है। और ये पूरा मामला बबेरू कोतवाली क्षेत्र के गुरौली सपहाई का है। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो लगातार उत्तर प्रदेश में ऐसी आपराधिक घटनाएं देखने को मिल रही हैं। जमीनी विवाद को लेकर के 2 भाइयों में झगड़ा हुआ और उनके दोनों बेटों में भी आपस में झगड़ा हुआ, जिसमें एक ने दूसरे पर गोली चला दी। फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बबेरू का ये पूरा मामला है। उत्तर प्रदेश के बांदा से ये मामला सामने आया है और मामले की सूचना जब पुलिस को दी गई तो पुलिस भी पहुंची और मामला दर्ज कर आगे की जांच में अब पुलिस जुट गई है। लेकिन एक ज़मीनी विवाद को लेकर के ये पूरा मामला सामने आया है। पंजाब के अमृतसर, तरनतारन और गुरदासपुर जिलों में जहरीली शराब से मौत के मामले में बीजेपी की ओर से बरनाला में कैप्टन सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं ने जंडियाला गुरु के कांग्रेसी विधायक सुखविंदर सिंह डैनी पर शराब माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया है और कार्रवाई की मांग की है। साथ ही दोषियों पर कार्रवाई न होने पर बीजेपी नेताओं ने 21 अगस्त को डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर को घेरने की चेतावनी दी है। पूरी दुनिया लॉकडाउन हो गई सी, पूरी दुनिया। पिछले समय जंडियाला गुरु तो सुखविंदर सिंह डैनी MLA है, ਉੱਥੇ 40-42 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰੇਡ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ MLA ਨੇ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ ਰੋਬ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਬ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਕਰਾਤੇ। ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਪੂਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜੀ ਪੂਰਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਵੜ ਜਾਊਗਾ, मेरी परमिशन बिना किमें बढ़ जूगा। तो मैं समझदा भी जो कोई MLA किसी गलत काम वाले बंदे नाल जुड़दा है, किसी समगलर नाल जुड़दा है, किसी नशीली दारू वाले नाल, जहरीली दारू वाले नाल जुड़दा है, तो वो सिद्धो सीधी दोषी है। 124 बेजुनियां जड़ियां बेदोषियां जाना सी वो बिल्कुल अजाई गई और एक एक बच्चा एक एक जो अपने माँ बाप नूं तरसदा है। असीं उस दे वास्ते अज प्रोटेस्ट किया है
ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿਊਰੋਕਰਾਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਫੀਸਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲੀ ਗਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ नहीं मिलता असी ऐसे। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से दुष्कर्म का प्रयास और जान से मारने की कोशिश के बाद युवती की थाने पर सुनवाई न होने के बाद युवती एसएसपी कार्यालय पहुंची, जहां पर महिला ने एसएसपी को अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद एसएसपी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है और हर तरह की मदद करने की बात भी कही है। हम लोग के साथ जबरदस्ती करा गया है। आदमी नाम श्री प्रकाश। क्या घटना घटी? कितने लोग घायल हैं? आप लोग क्यों घायल हो? 4 लोग घायल हैं। हम लोग के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। हमारे साथ हमारी बहन आई, उन लोग को मारते हुए फेंकते हुए चले गए। क्या वजह रही? कुछ नहीं, बस कुछ भी नहीं हुआ था। हम घर में अकेले थे, आए आदमी हमारे साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे। आपकी वो बहन है जो उनको पट्टी लगी है? हाँ, हमारी बहन आई पीछे से तो उनको भी छुड़ाने आई, उनको मारते हुए चले गए। फिर आज आप एसएसपी से मिलने आए थे क्या? हाँ। मुलाकात हुई? हाँ। क्या बोला एसएसपी साहब? बोले अभी वो नहीं हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट जा रहे कराने। हरियाणा के चरखी दादरी में अपनी मांगों को लेकर आशा वर्करों की हड़ताल जारी है। आशा वर्कर प्रधान कमलेश ने यह बताया है कि कोरोना महामारी में आशा वर्कर ने अग्रिम पंक्ति में काम किया है, लेकिन सरकार उन्हें अनदेखा कर रही है और उनके लिए किसी तरह की सुविधाएं नहीं हैं। सरकार को अपना ध्यान आशा वर्कर की ओर भी आकर्षित करना चाहिए ताकि वो किसी भी परेशानी के बिना अपना काम कर सकें। वाइस प्रेसिडेंट हूँ स्टेट की। आज हमारे धरने का 9वां दिन है। पूरे हरियाणा के आशा वर्कर प्रोटेस्ट पे हैं और इस कोरोना महामारी के अंदर हम हड़ताल बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, लेकिन सरकार ने हमें मजबूर कर दिया। हमारे वेतन में कटौती कर दी गई और हमारी जो मांग है, मुख्य मांग है, उन मांगों को लेकर हम लीगल मांग को लेकर बैठे हुए हैं। कल हमारी स्टेट कमेटी की मीटिंग थी, उसमें ये फैसला किया गया है। आज जो ACS के साथ जो हमारी मीटिंग है, अगर हमारी मांगों के ऊपर सरकार सहमति दे देती है तो हम अपने हड़ताल को वापस ले लेंगे, और अगर सरकार हमारी मांगों के ऊपर ध्यान नहीं देगी तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा आंदोलन करने पे सरकार हमें। हरियाणा के चरखी दादरी में लघु सचिवालय परिसर के बाहर 64 दिनों से पीटीआई अध्यापक धरना दे रहे हैं। धरना स्थल पर सांसद धर्मवीर पहुंचे और धरना दे रहे पीटीआई अध्यापकों से बातचीत की और उनकी समस्या के समाधान की बात भी उन्हें कही है। आपको बता दें कि निष्कासित किए गए पीटीआई अध्यापक दोबारा से नौकरी बहाली की मांग कर रहे हैं और लगातार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आज हमारे धरने का 64वां दिन है और सरकार हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रही और हम लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार इसके बारे में कुछ चेत ही नहीं रही। हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि सरकार हमारे बारे में सोचेगी नहीं तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। उन्होंने तो यही आश्वासन दिया है कि मैं तो तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी बात भी रखूँगा आगे। उत्तरी दिल्ली के थाना कश्मीरी गेट में मोरी गेट कूचा मोहतार रखा में देर रात को करीब दर्जन भर हथियारबंद बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की। उन्होंने कार, ऑटो, बाइक और स्कूटी में जमकर तोड़फोड़ भी की। यहां तक कि बदमाशों ने कई घरों में घुसकर बच्चों और महिलाओं के साथ मारपीट भी की है। तोड़फोड़ भी की गई और घटना से लोग काफ़ी दहशत में हैं। देश की राजधानी दिल्ली में अपराधी किस कदर बेखौफ हैं, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रविवार रात दर्जन भर हथियार बंद बदमाशों ने मोरी गेट के कूचा मोहतर रखा में गली के अंदर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की है और सड़क पर जहां तक देखो वहां तक कार, स्कूटर, बाइक, ऑटो, स्कूटी बिखरी नजर आई।
लोगों के मुताबिक बदमाशों के पास हथियार भी थे और कई राउंड फायर भी किए गए। आरोप है कि बदमाश कुंडे तोड़कर घरों में घुस गए और इस दौरान बच्चों और महिलाओं के साथ भी मारपीट उन्होंने की है और बदमाशों ने घरों के सामान को भी तोड़फोड़ की है, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी दहशत है और लोगों को समझ में नहीं आया कि ये बदमाश कौन है, कहां से आए। और जिस समय यह वारदात हुई उस वक्त लोग अपने घरों में सोए हुए थे। गोलियों की आवाज़ से उठे लोग हिम्मत करके बाहर निकले तो बाहर का नज़ारा देखकर हाथ पांव कांप गए। कम 30-35 बंदे आए थे और उनके हाथ में हथियार बंद थे पूरे, और आने के बाद उन्होंने सारी गाड़ियां शीशे वगैरह सारे तोड़े और दरवाजों पर वहां से लेकर वहां तक सबके दरवाजों पर इनका, हमारा और इनका, क्योंकि लक्कड़ के हैं, और अंदर घुस गए, मारपीट भी करी है। 12 बजे के करीब नाम का फोन आया तो यहाँ पर बहुत उपद्रव हो रहा है, पूरी तरह से बदमाशी हो रही है, फायरिंग हो रही है और मारा पीटी हो रही है। तो मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा यहाँ पर मंजर सारा कि सुनने में आया कि 30-40 जने थे, उन्होंने फायरिंग वगैरह करी और ये नाम के घरों में ये तोड़-फोड़ वगैरह करी। रात को करीब 12-12:30 बजे के करीब आहट आई तो पता चला कि ना काफ़ी शोर शराबा हो रहा है। देखा तो कोई दरवाजे पे लात घूसे बजा रहा था और हमारे नहीं, मतलब इस लाइन में 3-4 घर हैं। ये सामने वाला दरवाज़ा तोड़ दिया इन्होंने, एक ये दरवाज़ा और 2 दरवाजे पहले के। तो जो भी बच्चा, एक बच्चे को चाकू लगा दिया था कि भाई पता कौन है, वो कहाँ है कहाँ नहीं है, मतलब किसी को ढूंढ रहे थे, ये नहीं पता किसको ढूंढ रहे थे, लेकिन सबके घरों में घुसे हुए थे और उनके हाथों में चाकू थे और बाहर फायरिंग की आवाज़ आ रही थी। जब बाहर निकल के देखा तो पता चला वो बहुत सारी, मतलब पूरे इलाके की भीड़ आई हुई है। इलाके में 15-20 फायरिंग करने के दौरान वो सबके घरों के लात घुसे, मतलब दरवाजे तोड़ के और अंदर घुस गए कि भाई कहाँ, जब चारा देखते थे तो वो वापस चले जाते थे, ये नहीं पता वो किसको ढूंढ रहे थे किसको नहीं ढूंढ रहे थे। और सबने अपने मुंह पे पूरा कपड़ा जो है ढका हुआ था। आपके घर पे भी घुसे थे? हाँ, ये हमारे घर में भी घुसे थे। जो हमारी बेटे की बहू है उनका दिखा, एक में चेहरा सूजा हुआ है। आपको क्या लग रहा है, रीजन क्या लग रहा है? रीजन क्या है कि इनका लगता है कि किसी की आपसी रंजिश थी जिसको वो ढूंढ रहे थे। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।